हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। दीपावली आने से बाजार में भी चार चांद लग गए हैं। संवत 2080 की शानदार शुरुआत भी हो गई है। बाजार ने भी इस त्योहारी सीजन में अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं। ये एक ट्रंकेटेड वीक था। मंगलवार को भाई दूज की छुट्टी रही। दीपावली की रोशनी और पटाखों ने बाजार के छोटे और मझौले शहरों में अच्छी तेजी का माहौल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 13 से 17 नवंबर तक का था। इन्वेस्टर्स इस बार दिवाली पर और एक नई दिवाली मनाने के लिए तैयार हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ अगले हफ्ते में लाइंड अप है। टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ का प्राइस बैंड 475 से 500 रुपीज का रखा गया है। ये टाटा ग्रुप की ओर से करीब 18 साल बाद एक बड़ा आईपीओ आ रहा है। इससे पहले टाटा ग्रुप ने टीसीएस का बड़ा आईपीओ लाया था। टीसीएस ने इन्वेस्टरों के लिए काफी मल्टीफोल्ड रिटर्न्स भी दिए और साथ में एक अच्छी वेल्थ भी बनाकर दी है अपने इन्वेस्टरों के लिए। स्टॉक मार्केट की उम्मीद है कि टाटा ग्रुप इस बार भी निराश नहीं करेगा और रुपया बनाने का अच्छा मौका मिलेगा। टीसीएस हर साल बहुत अच्छा डिविडेंड देती है और कंपनी ने समय समय पर बायबैक कर अपने इन्वेस्टरों की वेल्थ में इजाफा किया है। टीसीएस ने अभी तक 1:1 का 3 बार बोनस भी दिया है। टीसीएस आज के तारीख में इंडिया की सॉफ्टवेयर में सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी कंपनी है। इन्वेस्टरों को टाटा इन्फोटेक के आईपीओ से इसी वजह से काफी उम्मीद है। ये पूरा इशू ओएफएस के माध्यम से 6.08 करोड़ की शेयर्स की बिक्री होगी। इसमें प्रमोटर टाटा ग्रुप, इनके इन्वेस्टर अल्फा टीसी होल्डिंग्स और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड, ये 11.4%, 2.4% और 1.2% क्रमशः के हिसाब से स्टेक ऑफलोड करेंगे। कंपनी ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से करीब 3041 करोड़ फंड्स रेज करेगी। इस हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन पोस्ट इशू होगा करीब 20,283 करोड़ रुपए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाटा मोटर्स ने एक महीने पहले ही प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए टाटा टेक्नोलॉजीज के अपने हिस्से में से करीब 10% यानी 9.99% प्रिसाइसली स्टेक टीपीजी राइस क्लाइमेट और रतन टाटा फाउंडेशन को 401 रुपया 80 पैसे के भाव से बेचकर करीब 1613 करोड़ रुपए रेस किए हैं। इस ट्रांजैक्शन में करीब 4.01 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। उस समय कंपनी की वैल्यूएशन यहां से 20% के आसपास लोअर थी, यानी कि 16,300 करोड़ के आसपास। टाटा मोटर्स का इस आईपीओ के जरिए और प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए टाटा टेक्नोलॉजीज में करीब 21% स्टेक बेचने का इच्छा है। जानकार बता रहे हैं कि इस वैल्यूएशन में हाइक होने के बावजूद भी टाटा टेक का आईपीओ अपने सभी पीयर्स से के मुकाबले में सस्ता है। टाटा टेक का पीई करीब 30.8 से लेकर 32.50 के बीच में आ रहा है। वहीं उनके जो पीयर्स है जैसे कि केपीआईटी टेक, उसका पी है 80 रुपए का। टाटा टेक्नोलॉजीज के दूसरे पीयर है टाटा एलेक्सी, ग्रुप कंपनी है जिसका पी है 60.155 का। और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो कि एक थर्ड पीयर है, उसका भी पी 37.47 का है। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 22 नवंबर यानी बुधवार को ओपन होगा और 24 नवंबर यानी शुक्रवार को तक खुला रहेगा। मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि इस आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। गत कुछ महीनों से अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनियों के आईपीओ को इन्वेस्टरों की तरफ से काफी अच्छा प्रोत्साहन मिला है। अब कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड की बातें कर लेते हैं।
अक्टूबर मंथ के ऑटो सेल्स के आंकड़ों में करीब 12.5% की बढ़ोतरी देखी गई मंथ ऑन मंथ। अक्टूबर की शुरुआती 15 दिनों में 8% का फॉल आया था श्राद्ध पक्ष की वजह से। ओवरऑल ग्रोथ सबसे ज्यादा जो आई है वो 3 व्हीलर के सेल्स में आई है। अब कुछ एफआईआईज की बात कर लेते हैं। एफआईआईज ने सितंबर महीने में करीब 26,692 करोड़ की सेलिंग की थी। उसके बाद अक्टूबर में भी इनकी तगड़ी सेलिंग हुई थी 29,056 करोड़ की। इस महीने में भी एफआईआईज ने अभी तक 6,574 करोड़ की सेलिंग की है, जो कि कंपेयर टू लास्ट 2 महीने से अभी थोड़ी स्लोअर सेल्स है। अब कुछ न्यूज की बात कर लेते हैं। अक्टूबर महीने में भारत ने करीब 62.26 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर ये 9.43% की हेल्दी ग्रोथ दर्शाता है। आरबीआई ने भी उनके डेटा के अनुसार इंडियन बैंक्स ने इस साल में करीब 159.72 लाख करोड़ के एडवांसेस दिए हैं, जो कि गत वर्ष की तुलना में करीब 20% ग्रोथ दर्शाता है। 20% की ग्रोथ इन एडवांसेस एक अच्छी ग्रोथ का फिगर बाजार मानता है। अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज में देख लेते हैं, जहां पर फ्रंट रनिंग की जो आरोप है वो निरंतर लगातार हर मार्केट में लगते रहते हैं। इसी कड़ी में इन्वेस्टमेंट की दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट इन दिनों विवादों में फंस गए हैं, जिसकी वजह से उनके को पार्टनर चार्ली मंगर को क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ा। दरअसल ये सारा जो मामला है ये 9 नवंबर को प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट, जो कि प्रो पब्लिका में एक मैगजीन है जिसमें छपी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब कम से कम 3 बार बर्कशायर हैथवे कंपनी के द्वारा खरीदे जाने वाले शेयर्स के पहले वॉरेन बफेट ने खुद के नाम से और खुद की कंपनी के नाम से इन्हीं शेयरों में परचेजिंग की। चार्ली मंगर ने बताया कि वॉरेन बफेट ने अभी तक कभी भी कोई फ्रंट रनिंग नहीं की है और इन सारी बातों को उन्होंने बेतुका बताया। सेबी छोटे और मझोले इन्वेस्टरों के लिए निरंतर काम करती रहती है और उनके लिए ट्रेडिंग आसानी हो जाए उसी राह पर काम करती है। इसी कड़ी में उन्होंने फिजिकल शेयर्स रखने वाले इन्वेस्टरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर दी है। सेबी ने पैन, केवाईसी डिटेल्स, नॉमिनेशन के बिना फोलियो नंबर्स को फ्रीज ना करने वाले प्रावधान को इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दिया है। अभी तक सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में कागजी रूप से रखने वाले इन्वेस्टरों के लिए पैन नंबर, नॉमिनेशन, केवाईसी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, फोलियो नंबर और सिग्नेचर देना अनिवार्य था। इससे पहले सेबी ने मई महीने में कहा था कि जिन फोलियोज में इसमें से एक भी दस्तावेज अगर नहीं है तो उन्हें अक्टूबर 2023 के तक या उसके बाद में उन फोलियोज को रजिस्ट्रार के द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा। जापान का स्टॉक मार्केट इस समय 4 महीनों के हाई पर चला गया है। निकेई पर एयरलाइन स्टॉक्स, प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट्स और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखी गई। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काजुओ एडा ने बताया कि उनकी इकोनॉमी में अब सुधार देखा जा रहा है और उनकी सेंट्रल बैंक ने अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने में काफी सावधानी बरती जाएगी। हांगकांग स्टॉक मार्केट हैंगसेंग में शुक्रवार को करीब 2% की गिरावट देखने को मिली। चाइना की एक जमाने के बड़े बिलियनर जैक मा की कंपनी अलीबाबा के शेयर्स में करीब 10% का फॉल देखा गया। साइबर सिक्योरिटी इश्यूज और टेक वर्ल्ड में द्वंद्व युद्ध के चलते अलीबाबा ने अपने क्लाउड बिजनेस के लिए एक अलग कंपनी जो बनाने वाले थे उसके प्लान को स्क्रैप कर दिया है। कल्याण ज्वेलर्स की 2 इंटरनेशनल सब्सिडरी के विलय की न्यूज से शेयरों में कुछ अच्छी हलचल देखने को मिली। प्रवेग के स्टॉक में भी कुछ मिला जुला सा असर था जब कंपनी ने अपने 2 प्रॉपर्टीज अयोध्या और दीव की ओपनिंग की अनाउंसमेंट दिवाली पर कर दी है। लुपिन लिमिटेड को गनीरेलेक्स एसीटेट इंजेक्शन बनाने के लिए यूएस एफडीए की परमिशन मिल गई है। इस इंजेक्शन की यूएस मार्केट में करीब $84 मिलियन की एनुअल सेल्स की एस्टीमेट है।
वहीं औरोबिंदो फार्मा की सब्सिडरी एपीएल हेल्थकेयर की यूनिट 1 और 3 को यूएस एफडीए की प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन की भी मंजूरी मिल गई है। गत कुछ दिनों से कंपनी के शेयरों में अच्छा उछाल देखा जा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अशोक वासवानी को एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया है। उन्हें 1 जनवरी 2024 से 3 साल के लिए ये पोस्ट दी गई है। उदय कोटक ने 2 सितंबर को अपना अस्थायी इस्तीफा देने के बाद से दीपक गुप्ता को 31 दिसंबर तक अस्थायी सीईओ बनाया गया था। अशोक वासवानी बार्कलेज यूके और सिटी ग्रुप एशिया पैसिफिक जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के सीईओ भी रहे हैं। उन्हें लंदन स्टॉक एक्सचेंज और एसपी जैन ग्लोबल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी रहने का सौभाग्य मिला हुआ है। वहीं ब्रिगेड ग्रुप ने कृष्णा प्रिया एस्टेट्स और माइक्रो लैब्स के साथ एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। कंपनी ने 2100 करोड़ के इस एग्रीमेंट से बेंगलुरु में करीब 2 मिलियन स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल लैंड को डेवलपमेंट करने का सौदा किया है। डीसीएक्स सिस्टम्स के बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए फंड्स रेज करने के लिए मंजूरी दे दी है। कंपनी के शेयरों में गत कुछ दिनों से काफी अच्छी तेजी ऊपर की तरफ में देखी जा रही है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा का आईपीओ 21 नवंबर को खुलेगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 2150 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी 40.31 करोड़ नए शेयर्स इस हिसाब से जारी करेगी और ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए कंपनी 26.87 करोड़ शेयर्स बेचेगी। कंपनी का आईपीओ 21 नवंबर से 23 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड रहेगा 30 से 32 रुपए का। 1 साल के अंतराल के बाद यानी एलआईसी के आईपीओ के 1 साल के बाद अब कोई एक नई सरकारी कंपनी का फिर से आईपीओ आ रहा है। इस कंपनी की लिस्टिंग 1 दिसंबर को होने की संभावना है। अब कुछ निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी 306 अंक बढ़कर 19,731 पर इस हफ्ते बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी जिसमें कुछ कमजोरी देखी गई है इस हफ्ते में, वो 43,583 पर 236 अंक के नुकसान के साथ बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स भी 65,794 पर 890 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अब कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी आईटी जिसने 5.07 की जबरदस्त छलांग लगा दी है इस हफ्ते में। निफ्टी ऑटो 3.8%, निफ्टी मेटल 2.38%, निफ्टी फार्मा 1.86%, निफ्टी 1.58%, निफ्टी एफएमसीजी 1.31% तक की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए हैं। अब कुछ घटने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सिर्फ बैंक निफ्टी है जो कि करीब आधा प्रतिशत यानी 0.54% घटकर बंद हुआ है। इस हफ्ते बढ़ने वाले शेयरों की सूची में सबसे पहले है टाटा इन्वेस्टमेंट, जिसका शेयर करीब 22% बढ़ गया है इसी एक हफ्ते में। सोलार इंडस्ट्रीज भी 21% के बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी 20% की बढ़त आ गई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस 19.2%, वैरोक इंजीनियरिंग 18.12%, कैम्प्स सर्विसेज, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी जीआईसी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, नारायण रुदालय, मन्नपुरम फाइनेंस, यस बैंक, ये सारे शेयर करीब 13 से 17% तक बढ़े हैं। वहीं घटने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है राजेश एक्सपोर्ट्स जो कि करीब 13% घट गया है। उसके बाद है चोला फाइनेंस, कल्याण ज्वेलर्स, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, रेमंड, विजया डायग्नोस्टिक्स, पूनावाला फिनकॉर्प, जीएमएम फॉडलर, इमामी, एलजी इक्विपमेंट्स, 3M इंडिया, एक्सिस बैंक, ये सारे शेयर करीब 3 से 7% की फॉल के साथ बंद हुए हैं। तो चलिए अब अगले हफ्ते की बातें कर लेते हैं, जो 20 से 24 नवंबर तक का है। शुक्रवार को मार्केट खुलने के समय इंटरनेशनल संकेत काफी नेगेटिव दिखा रहे थे।
लेकिन बाजार ने इसको नजरअंदाज करते हुए घरेलू संकेतों पर ज्यादा ध्यान और महत्व दिया। गिफ्ट निफ्टी जहां 40 अंकों की घाटा दिखा रहा था, वहीं ओपनिंग में 90 पॉइंट के फॉल के साथ ओपन हुआ। निफ्टी ने शुक्रवार को कुछ वॉलेटिलिटी दिखाते हुए 19,674 के लेवल पर ओपनिंग हुई और उसके बाद 19,668 के लो बनाने के बाद एक शार्प रिकवरी निफ्टी में आती हुई देखी गई, जिसके बाद में 19,806 का हाई लगा दिया। इसके बाद में बाजार में एक मुनाफा वसूली का दौर आया और बाजार में क्लोजिंग के समय निफ्टी 19,731 के लो पर बंद हुआ, जो कि 33 अंकों के नुकसान के साथ में बंद हुआ। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में कमजोरी दिखी। बैंक निफ्टी ही खुला और दिन भर नुकसान में ही रहा, लाल निशान में ही रहा, जो कि 577 अंकों के नुकसान के साथ में 43,583 पर बंद हुआ। आरबीआई ने बैंक्स और एनबीएफसीज के प्रति थोड़ा कड़क रुख अपनाते हुए उनके लिए एक नेगेटिव न्यूज जारी की है। आरबीआई ने बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए रिस्क वेटेज बढ़ा दिया है। बैंक्स जो अनसिक्योर्ड लोन्स और कंज्यूमर लोन्स देते हैं, उसका रिस्क वेटेज 25% बढ़ा दिया गया है। कंज्यूमर रिस्क क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर पर रिस्क वेटेज 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया गया है। ये नियम नए और पुराने दोनों ही लोन्स पर लागू होंगे। अब पर्सनल लोन्स और कंज्यूमर लोन्स लेना महंगा हो सकता है। इसमें हाउसिंग, एजुकेशन, व्हीकल और गोल्ड लोन्स शामिल नहीं है। इन लोन्स को इसमें से छूट दी गई है। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG लोन्स को भी इस नियम से बाहर रखा गया है। क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स पर रिस्क वेटेज में भी 25% की बढ़ोतरी की गई है आरबीआई द्वारा। ये न्यूज आने के बाद से बैंक निफ्टी में धड़ाधड़ सेलिंग शुरू हो गई। अब मार्केट ये आकलन लगाने में लगा हुआ है कि किस बैंक को और किस एनबीएफसी को इससे कितना नुकसान होगा। काफी सारे पीएसयू बैंक्स और एनबीएफसी की पिटाई हुई है। निफ्टी में 22 स्टॉक लाल निशान में और 28 स्टॉक हरे निशान में बंद हुए हैं। अब आगे क्या होगा? बाजार में तेजी तो बन रही थी, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर एक ब्रेक लग गया है। 19,850, 19,900 पर एक कड़ा रेजिस्टेंस जोन बन गया है। निफ्टी में 19,800, 19,900 के स्तर पर कॉल राइटर्स काफी हावी हो रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में निफ्टी ने करीब 3 बार 19,843 से लेकर 19,875 के लेवल को टेस्ट करने की ट्राई की है और वहीं से लेकिन घूम गया है। इस लेवल को पार करने के लिए बुल्स को अभी और ताकत की शायद जरूरत पड़ सकती है। अब अगली बड़ी चाल बनाने के लिए बाजार को 19,900 के ऊपर कन्विंसिंगली तौर पर ट्रेड करना पड़ेगा, तब एक बड़ी चाल बन सकती है। नीचे में मार्केट को 19,580, 19,600 के लेवल पर बुल्स सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये लेवल्स नीचे तोड़ने में मंदोड़ियों को भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की हालत कुछ ज्यादा खराब दिख रही है। बैंक निफ्टी अपने 20, 50 और 100 दिनों के औसत के नीचे चल रहा है। अभी के लिए आईटी, ऑटो, फार्मा इन सेक्टरों में कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट और रेलवे के शेयरों में भी कुछ ताबड़तोड़ बाइंग देखने को मिली। तो दादा, ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। बात करेंगे 20/11/2023 से लेके 24/11/2023 के बीच में बाजार का हाल हकीकत क्या हो सकता है, और खास करके जिस हिसाब से लास्ट वीक का क्लोजिंग आया है, दैट मीन्स 17 नवंबर जो क्लोजिंग आया उसके जगह में वो जो क्लोजिंग दिया है उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक क्या प्लान आउट हो सकता है। तो पहले वीकली बात करते हैं। वीकली निफ्टी मेरा बाईं तरफ है, दाईं तरफ है डेली निफ्टी। तो पहले वीकली निफ्टी एक बार बात कर लेते हैं। वीकली निफ्टी एज यूजुअल फॉर्मेशन 1326 का जो बेस है, जो लगातार 2-3 हफ्ता से चल रहा है, ये कंटिन्यू थर्ड वीक का रनिंग है।
दैट मीन्स ज्यादा यहाँ पर बोलने का कुछ है ही नहीं। अच्छा क्लोजिंग है, लेकिन ऊपर से एक सेलिंग तो आया है। जो चेंजेस हुआ है वो एमएसीडी का जो स्लोप है, जो लगातार ये स्लोप यहां से नीचे आ रहा था, इस बार वो स्लोप का चेंजेस हुआ है एक अपसाइड में। बट एक चेंजेस काफी नहीं है, कम से कम और दो चेंजेस, 2 हफ्ता और चेंजेस हो तो तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि एक ट्रेंड चेंज का एक निशानी पकड़ में आ रहा है जो सस्टेनेबल हो सकता है। तो उसी हिसाब से देखा जाए ये पहला पड़ाव है। यही था वीकली स्टोकेस्टिक्स में ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं। मोमेंटम चेंज होकर ऊपर की तरफ निशानी दे रहा है, और वीकली मोमेंटम इंडिकेटर लाइक आरएसआई वो भी 60 के आसपास में खड़ा होके रुका है। तो दैट मीन्स कुछ फेवरेबल कंडीशन इन द वीकली चार्ट फॉर निफ्टी स्पॉट इज कंसर्न। नाउ डेली चार्ट में काफी इंटरेस्टिंग चीज डेवलपमेंट हुआ है। एक तो देखिए, डेली में मैं 13 DA में जैसे एज यूजुअल यूज करता हूं सिंपल, जिसका स्लोप अभी अपवर्ड है, जो कि एक पॉजिटिव निशानी है। मैंने ऊपर में एक बॉक्स किया है पिंक लाइन, उसके अंदर पे थोड़ा एरो करके डिजाइन किया है, बस इसके ज्यादा और कुछ नहीं है, फॉर आई इंडिकेशन। और मैं एक टोटल जो फॉल हुआ था, ये फॉल का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया। और वहां पर देखा जाए तो लास्ट जो लेग था, जो 75% हम ड्रॉ किया, वो हालांकि बहुत आदमी ऐसा है 76 पॉइंट समथिंग लेते हैं एज पर द फिबोनाची स्केल इज कंसर्न, बट मैं 75 लेके किया हूं। तो 75 का जो लेवल्स था वो एग्जैक्टली ये कैंडल का लो जो फिगर आउट हुआ था 19,878, और ये जो कैंडल का हाई हुआ था वो 19,875, लगभग सही जगह, एकदम वही जगह है। तो ये गैप भी था, और एक फिबोनाची का हिसाब से 75% का लेवल्स भी था। दैट मीन्स दो कॉन्फ्लुएंस एक साथ काम करने से बाजार जहां यहां खींच के लाया है, ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस जोन, माने कड़क रेजिस्टेंस जोन हम लोग बोल सकता है। तो वो रेजिस्टेंस जोन में रेजिस्टेंस हुआ है, रेजिस्ट हुआ है, होके अभी नीचे खड़ा हुआ है। अब जो जो पॉजिटिव चीज है वो है एक इनसाइड कैंडल बना है ये 2 दिन का। दैट मीन्स ये जो सेकंड वाला कैंडल है, लास्ट बट वन, उसके ऊपर 19,880 विथ फिल्टर विथ 5 पॉइंट्स एक पॉजिटिव मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। और कहीं अगर 19,620 ब्रेकडाउन होके नीचे आता है तो एक नीचे की तरफ डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि नीचे भी एक गैप छोड़ के बाजार ऊपर किया है। तो नाउ ये बोथ साइड ओपन है, और ऊपर में खास करके ये जोन जो है, दैट मीन्स ये कैंडल का हाई, जो हाई हाई था 20,050, और इसका जो लो था वो 20,115। दैट मीन्स ऊपर की तरफ 20,050 और 20,115, रफली अराउंड 100 पॉइंट्स के अंदर काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये गैप को क्लोज करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो बाजार के अंदर सबसे उम्मीद जो रहेगा वो है नया हाई। वो तो बात का बात है, जब होगा तब हम बात करेंगे। अभी के लिए ये हम लोग को सोचना चाहिए कि ये एक पॉजिटिव सिनेरियो में बंद हुआ है, बट कहीं अगर फिजल आउट होता है तो नीचे की तरफ ये जो 13 DA में और ये इसका जो जोन है, ये सब जोन में सपोर्ट काम कर सकता है। दैट मीन्स 19,350, 19,450, ये सब जोन सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। तो ये है, ये मेरे हिसाब से निफ्टी का ऑब्जर्वेशन, स्पॉट निफ्टी वीकली और डेली कॉम्बिनेशन के बाद। तो डेली काफी इंटरेस्टिंग जगह में है। वीकली का स्लोप एमएसीडी और किस हिसाब से क्लोजिंग दिया है, ये एक पॉजिटिव सिनेरियो में बन के बंद हुआ है। अब देखना ये चाहिए नेक्स्ट वीक मोमेंटम कैसे कैरी होता है। तो ये था मेरा निफ्टी। अब चलिए मेरा बैंक निफ्टी के ऊपर बातचीत। बैंक निफ्टी एज लाइक ए निफ्टी एज यूजुअल, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में ज्यादा है। वीकली बाई तरफ है, दाई तरफ डेली है। तो वीकली में जिस हिसाब से बैंक निफ्टी है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है। जो चेंजेस जो पुल बैक हुआ था वो पुल बैक हुआ है, लेकिन अभी भी डेंजर जोन से उभर के हम लोग आया नहीं है, क्योंकि ऊपर से फिर सेल ऑफ हुआ है। और जैसे एमएसीडी का स्लोप निफ्टी के अंदर चेंजेस हुआ है, बैंक निफ्टी के अंदर वो चेंजेस नहीं हुआ है।
तो दैट्स वाई बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी चेंजेस रिक्वायरमेंट है। वो होगा कि नहीं होगा फॉर अ पॉजिटिव थिंग, वो हम लोग को वेट करना चाहिए। उसके लिए हम लोग डेली चार्ट ऑब्जर्व करते हैं। डेली चार्ट में मैं एक ट्रेंड लाइन खींच के रखा हूं, वो उसके हिसाब से एक बाजार में रेजिस्टेंस हुआ है और गैप डाउन के साथ क्लोजिंग हुआ है, 13 डे में का नीचे क्लोजिंग हुआ है, जो कि एक नेगेटिव सिनेरियो है। अगर मंडे एंड ट्यूसडे कंजिक्यूटिव 2 दिन फिर से अगर नेगेटिव क्लोजिंग होता है तो बैंक निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव चीज फिर से उभर के आ सकता है। बट अगर कहीं अगर बैंक निफ्टी उभर घूम के ऊपर जाएगा और ये ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोजिंग देगा, तब ये विथ माय एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ये ट्रेंड लाइन को एक गैप से बाजार खुलता है, तब तो एक पॉजिटिव न्यूज चाहिए। अब वो देखना चाहिए ट्रेंड लाइन के आसपास आके बंद हो रहा है, तब तो थिंक पॉजिटिव ये हो सकता है। बट जब तक इसका ऐसा सिचुएशन नहीं बनता है, वो थिंकिंग करना ही नहीं चाहिए। बल्कि बैंक निफ्टी गैप डाउन से ओपन हुआ है, वो कंटिन्यू हुआ है और 13 डे में का नीचे एक नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है। तो हिसाब से देखा जाए बैंक निफ्टी थोड़ा वीक बट निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव, यही व्यू बन रहा है फॉर द कमिंग वीक। आप देखना ये पड़ेगा कि वीक का पहला 2 दिन बैंक निफ्टी के लिए बहुत खास है। खास इसलिए कि कंटिन्यू 13 डे में नीचे क्लोजिंग हो रहा है कि ऊपर की तरफ फिर मेंटेन हो रहा है, वो देखना चाहिए। अब आगे स्लाइड शो में हम लोग देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का बातचीत। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप हमारे व्यूअर्स द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में शेयरों के बारे में बताते हैं। सो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, वो तीनों स्टॉक ही थोड़ा फ्रंट लाइन स्टॉक है, क्योंकि निफ्टी का थोड़ा पॉजिटिव वाइब आ रहा है। तो दैट्स वाई मैंने सोचा है कि आज थोड़ा ऐसा चीज लेके हम लोग बात करें टेक्निकल्स के ऊपर, जो थोड़ा फ्रंट लाइन स्टॉक हो। और काफी नाम आप लोग सुने होंगे, उसमें से पहला नाम आता है हीरो मोटोकॉर्प, सेकंड महिंद्रा एंड महिंद्रा, एंड थर्ड मैरिको लिमिटेड। तो तीनों तीनों टाइप का चार्ट है, बट फॉर्मेशन वो एक ही है, मैं जो सेटअप रेडी करता हूं। तो पहले हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर बात करते हैं। चार्ट पैटर्न इज कंसर्न वेरी नाइस पैटर्न। मैंने एक तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाने का कोशिश कर रहा है हीरो मोटोकॉर्प। ट्रेंड काउंटर ट्रेंड, फिर ट्रेंड काउंटर ट्रेंड आ सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। फ्रंट लाइन स्टॉक है, एफ एंड ओ लिस्टेड है, बहुत सारा चीज वेट एंड एविडेंस आप लोग को वेट करना पड़ेगा, हर घंटा में इसको ऑब्जर्व करना है। बट वीकली चार्ट इज कंसर्न इस थोड़ा पॉजिटिव है। जैसे यहां पर एक कैंडल हुआ था, उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट, फिर करेक्शन। सपोर्ट एरिया जहां पर होता है 1326 का बीच वाला जोन, वहां से धीरे 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 उभर के 7-8 हफ्ता लगा है, मतलब करीब करीब 2 महीना लगा है। चेंजेस और क्या चीज गौर करना चाहिए? वीकली एमएसीडी का स्लोप, जो कि यहां पर चेंज हुआ था, कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, यहां पर फिर भी चेंज हुआ, माने इस जोन में ये एमएसीडी का स्लोप एक अच्छा चेंजेस है। मोमेंटम इंडिकेटर लाइक स्टोकेस्टिक्स मोमेंटम अपसाइड में दिखा रहा है, और आरएसआई भी
एक हायर हाई फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो एज पर द चार्ट एनालिसिस इज कंसर्न, हीरो मोटोकप कोई खराब इंडिकेशन तो है ही नहीं, बल्कि एनी रिट्रेसमेंट, एनी डिप इन द डेली चार्ट और इन द वीकली चार्ट हेल्दी फॉर द स्टॉक हो सकता है। तो ये एक सिनेरियो बना है हीरो मोटोकॉप में। सेकंड स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। नाम बोलने का नाम ही काफी है, एक बोलता है ना। तो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग बहुत दिन से चल रहा है, एक कंसोलिडेशन, फिर क्रैक, फिर ऊपर। यहाँ पर भी ऐसे हुआ था, हाईएस्ट क्लोजिंग देने के बाद ये क्रैक हुआ था, बट ये उभरने का कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करे तो इसके ऊपर क्लोजिंग एक पॉजिटिव सिनेरियो बना है। मोमेंटम कैसे चेंज हुआ? हाँ, एमएसीडी वीकली में चेंजेस तो हुआ है, जो लगातार यहाँ से डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव टिक आया है, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो है। वीकली स्टोकेस्टिक्स चेंजेस हुआ है। वीकली आरएसआई का मोमेंटम जस्ट 60 के आसपास है, इसके ऊपर चलने से मोमेंटम कैरी हो सकता है। तो एक इनपुट है मेरा, आप लोग भी टेक्निकली, बाकी और सारा चीज है, मैं ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करके एक स्टॉक को रेडार में रखने का कोशिश करता हूं। ये आप रेडार में डाल सकते हैं, बाकी काम आप लोग का टेक्निकली आपको देखना पड़ेगा, आप लोग का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे भी सलाह लेना पड़ेगा। मैरिको इंडस्ट्री, ये काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है, मैं एक बार चार्ट में रखा हूं, मैं कन्वर्ट कर देता हूं इसको इन द कैंडलस्टिक्स चार्ट फॉर्मेशन। इसका जो चेंजेस हुआ है, ये नेगेटिव चेंजेस हुआ है, बट ऐसा जगह से ये पुल बैक किया है लास्ट वीक का कैंडल, वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार इसी जोन से बार बार पुल बैक होता है। ये जो गैप है, खास करके ये गैप बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। तो ये गैप आता है 500 505 के आसपास। प्रेजेंटली स्टॉक क्लोजिंग लो बनाया था 520। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ जाने का है तो ये आपको ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा, नहीं तो ये एक सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया में आ चुका है। बट एक नेगेटिव पॉइंट जो है 1326 का जो वैल्यूएशन जोन, उसको टूट गया, और स्लोप जो हुआ है वो धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ जा रहा है। क्या ये क्रॉस डाउन हो जाएगा? इसलिए मैं ये स्टॉक को रेडार में डालना चाहता हूं, क्योंकि बाकी एफएमसीजी स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव वाइब आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, इसमें नहीं आया है। दैट्स वाई एमएसीडी का स्लोप नेगेटिव है, स्टोकेस्टिक्स ओवरसोल्ड है, ठीक है, लेकिन जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा उसमें तो मोमेंटम बनेगा नहीं। आरएसआई भी इक्वली एक ऐसा जगह में है, वो एक बाउंस बैक एरिया है, बट हम लोग ये बोल नहीं सकता है कि यहां से एक पॉजिटिव चीज दिख रहा है। ट्रेंड इज कंसर्न वेरी नेगेटिव। एक और चीज पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, एक ही चीज, वो डेली चार्ट में हुआ है। डेली चार्ट में ये कैंडल बना है, और अगर हम डेली चार्ट में 200 डीए में प्लॉट करते हैं, जस्ट लाइक 200 डीए में हम प्लॉट करके आप लोग को दिखा रहा हूं, एंड वेरी वेरी सिंपल, ये है 200 डीए में। तो 200 डीए में ब्रेक हुआ है, फिर ऊपर की तरफ खींच के आया है, क्योंकि इतना दिन से 200 डीए के ऊपर है डेली चार्ट में। ऑब्वियसली एक सेल ऑफ, फिर से बुल पावर काम कर रहा है, फिर से कोशिश कर रहा है, फिर से खींच के ऊपर के आने के लिए। तो दैट्स वाई ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है मेरे हिसाब से, डेली चार्ट इज कंसर्न एंड वीकली चार्ट इज कंसर्न। तो ये तीनों चार्ट, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैं की इनपुट दिया हूं, इसके अंदर काफी सारा चीज जो है वो पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। जो जो चीज नेगेटिव है वो लोग आप विचार कीजिए, आप लोग का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उन लोग से सलाह लीजिए। मेरा कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं की इनपुट दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि एक एडुकेटिव चैनल है। दैट्स वाई हीरो मोटोकॉप, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मैरिको इंडस्ट्री, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मैं इस स्टॉक को रेडार में डालूंगा, मेरा चेक लिस्ट में डालूंगा। इसका मोमेंटम क्या है वो देखते रहूंगा, उसके बाद कोई डिसीजन या कोई स्टेप मैं लूंगा, और ले भी सकता हूं। दैट्स वाई मैं आप लोग को रिक्वेस्ट यही करूंगा, प्लीज आप लोग भी इसके अंदर स्टडी कीजिए। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। यही था आज का वीकली बातचीत। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। इन शेयरों के बारे में बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू।
ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब हमारे लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा एक डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यू शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। यहाँ पर हम कोई भी बाइंग और सेलिंग के बारे में कोई भी खास टिप्पणी नहीं देते हैं। थैंक यू।